तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछे गए हिस्ट्री के टोटल 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये 9th-10th में पूछे गए प्रश्न हैं। 9th-10th में सोशल स्टडीज के जो कॉम्बिनेशन हिस्ट्री जो बन रहे थे ना, उसके क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद एक हम लोग हिस्ट्री हो जाएगा तो जियोग्राफी लेकर आएंगे 9th-10th का। फिर उसके बाद साइंस के भी क्वेश्चंस पूछेंगे, मैथ के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग अगर टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक प्रश्न आया था, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ममलिकात कौन बना था? जी हाँ, नाइब ए ममलिकात कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन एतगिन। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगा रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सबसे पहले नाइब ए ममलिकात कौन बना था? तो इख्तियारुद्दीन एतगिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था, एक प्रश्न आया था, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा गया है, क्या वो बदरुद्दीन था, क्या शमसुद्दीन था, क्या बहाउद्दीन था? डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि बीपीएससी में टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या टीआरई 4 हो, अभी नोटिफिकेशन उसका आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें 5 ऑप्शंस के साथ आते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो यही आप लोगों के बीच 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन बलबन इसका मूल नाम था। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या आया था, नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? जी हाँ, नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? क्या वो किसलू खां था, हैबत खां था, इमाउद्दीन रेहान था? क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर इमाउद्दीन रेहान को मेरे प्यारे साथियों बहाल किया गया था, इमाउद्दीन रेहान। तो ये सारे के सारे प्रश्न दिल्ली सल्तनत से अभी तो पूछे गए। तो और भी देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? सिक्कों पर क्या खुदवाया था? बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने के लिए सिक्कों पर अमीर उल मोमिन खुदवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर उल मोमिन, अमीर उल मोमनी। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, मामलुक वंश यानी दास वंश, गुलाम वंश भी इसको कहा जाता है, मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मामलुक वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। क्या नाम था? कैमूर्स, ठीक है। तो कैकुबाद ही था, सॉरी कैकुबाद था। मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मामलुक वंश का अंतिम शासक हो जाएगा कैकुबाद। कैमुअर्स नहीं था बल्कि कैकुबाद था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहां से दिखाई देंगे, ठीक है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, राणा वीर साल के महल में हुआ था अकबर का जन्म, राणा वीर साल का महल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके राइट हो जाते हैं, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो राणा वीर साल के महल में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, किस स्थान पर अकबर का राज्यरोहण हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर का राज्यरोहण की बात की जाए तो कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। किस स्थान पर अकबर का राज्यरोहण हुआ था? तो कालानौर में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच, अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो अकबर का अंतिम विजय मेरे प्यारे साथियों असीरगढ़ पर था। ऑप्शन नंबर बी, असीरगढ़ पर था। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? असीरगढ़ पर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या था, एक क्वेश्चन था,
अकबर ने महजर की घोषणा किस वर्ष की थी? अकबर ने महजर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये 1579, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1579। अकबर ने महजर की घोषणा 1579 में की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या था। अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? तो देखिए अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ कहीं भी ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी नहीं है। दिल्ली में नहीं, अजमेर में नहीं, बुलंदशहर नहीं, फतेहपुर सीकरी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ठीक है, फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो 11 नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या आया था। हड़प्पा स्थल को किस ऐतिहासिक चरण में रखा गया है? ठीक है, हड़प्पा स्थल को किस ऐतिहासिक चरण में रखा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या वो प्राक इतिहास है, क्या वो इतिहास है, क्या आधे इतिहास है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता को आधे ऐतिहासिक कहा जाता है, क्योंकि इस काल में लेख तो मिले लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया कोई। तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल सूतकांगडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो जगह है सूतकांगडोर, जी हाँ सूतकांगडोर। तो सूतकांगडोर मेरे प्यारे साथियों, सूतकांगडोर जो था, सूतकांगडोर वो आपके दास्क नदी के किनारे। कहाँ? दास्क नदी के किनारे, याद रखिएगा। अब हमें आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि सूतकांगडोर कहाँ में, वर्तमान कहाँ में है, तो हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या था? 13 नंबर प्रश्न था, सिंधु घाटी स्थल हुल्लास भारत के वर्तमान में किस राज्य में है? तो देखिए हुल्लास की बात की जाती है तो हुल्लास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था। कहाँ था? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। तो ऑप्शन में तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। सिंधु घाटी स्थल हुलास कहाँ था? तो हुलास मेरे प्यारे साथियों यूपी के सहारनपुर में था। ऑप्शन नंबर ई पे चले जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न था, यूनानी साहित्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया है? यानी यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया है? तो सेंड्रोकोटस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंड्रोकोटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 15 में क्या था, किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये जस्टिन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? जस्टिन के द्वारा। जस्टिन ने कहा था, यूनान के लेखक थे, कहा था एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दहेज के रूप में मिला था। तो जस्टिन अगर आप लोग लगाए हैं तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न 16 नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, 16 नंबर में क्या था? 16 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों प्रश्न था, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय जाता है वो निग्रोथ नामक एक व्यक्ति को भी जाता है, मोगली पुत्र तीस्त को भी जाता है और उपगुप्त को जाता है। तो इनमें से सभी लोग जो हैं वो अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। तो तीनों के तीनों सही हैं, निग्रोथ, मोगली पुत्र तीस्त, उपगुप्त। लेकिन सबसे ज़्यादा उपगुप्त की चर्चा होती है। ऑप्शन नंबर डी लेकिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया में गया की यात्रा की थी? अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? तो 10वें वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10वें वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर प्रश्न क्या था? 18 नंबर था, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न, बुद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अशोक पहला ऐसा मौर्य वंश का शासक मेरे प्यारे साथियों था जिन्होंने जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किया था। और अभिलेख, 3 तरह के अभिलेख लिखवाए थे। एक था शिलालेख, एक था स्तंभ लेख और एक था मेरे प्यारे साथियों एक था गुहालेख यानी गुफालेख। लेकिन इसमें बोला कि किस में त्रिरत्न, बुद्ध धर्म और संघ के विश्वास पर प्रकट किया है? तो भाब्रू अभिलेख। तो भाब्रू अभिलेख राजस्थान में मिला है। भाब्रू अभिलेख कहाँ? राजस्थान। भाब्रू अभिलेख कहाँ? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 19 नंबर में क्या था? मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? तो मेरे प्यारे साथियों मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन 100 गांव आते थे। ठीक है, संग्रहण के अधीन की बात की जाए तो 100 गांव आते थे। कितने गांव? 100 गांव आते थे। ठीक है, 100 गांव आते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 2 तरह के गुप्तचरों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा। क्वेश्चन का लेवल मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा कैसा रहा था। ठीक है, और बाकी के जो भी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी के प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी जहाँ से प्रश्न पूछे गए थे ना उन सारे के सारे प्रश्नों को भी हम लोग दिखाएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे थे। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या था? मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो देखिए ये रूप दर्शक जो होते थे ना, रूप दर्शक इनकी होती थी मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण करने की जिम्मेदारी। तो रूप दर्शक इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूप दर्शक, अगर आप लोग रूप दर्शक लगाए हैं तो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न आया था, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है? तो आषाढ़ महीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो आषाढ़ महीने से होता है। आषाढ़ अगर आप लोग लगाए हैं तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था? मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि अशोक के अलावा अशोक ने तो आपको पता है बराबर की पहाड़ी पर, अशोक कहाँ? ये अशोक बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाए थे। लेकिन वहीं पे उनका पोता दशरथ जो था वो नागा अर्जुन, कहाँ? नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन के पहाड़ी पर अपने जो दादा अशोक थे उन्हीं की तरह वो भी मतलब गुफा का निर्माण करवाए थे और आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिए थे। किसको? आजीवक संप्रदाय को दान में कर दिए थे। तो यहाँ तो नागा अर्जुन की पहाड़ी यहाँ दे दिया, तो नागा अर्जुन की पहाड़ी पर अशोक नहीं होगा, फिर क्या होगा? दशरथ होगा। क्या हो जाएगा? दशरथ। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगाए हैं तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो देखिए एहोल अभिलेख के मेन बात आपको देखना है, याद रखना है कि एहोल अभिलेख के लेखक के बारे में पूछा था। तो ये रवि कृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रवि कृति। क्या हो जाएगा? रवि कृति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न था, हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था? तो सिंहनाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंहनाद। हर्षवर्धन का सेनापति का नाम क्या था? सिंहनाद। क्या हो जाएगा? सिंहनाद। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा सिंहनाद इसका सेनापति था। ठीक है, जिसने सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग 26 की ओर चलते हैं। तो 26 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए 26 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज्य की उपाधि धारण की थी? तो मेरे प्यारे साथियों चीनी लेखक
एक थे जिनके अनुसार हर्ष ने मगध की उपाधि जो है 636 ईसा पूर्व की बात है। कब? 636 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या थे? हेन सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीपल का विहार बनवाया था? तो नालंदा में बनवाया था। कहाँ? नालंदा में। हेन सांग के अनुसार, ठीक है, हेन सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीपल का विहार बनवाया? तो नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न आया था, कितने महीनों तक हेन सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो देखिए 1 साल तक ठहरा था। कितने साल तक? 1 साल तक। लेकिन इसमें कहीं भी ऑप्शन में 1 साल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई पे चला जाएगा। ठीक है, कितने महीने तक हेन सांग नालंदा में ठहरा? तो 1 साल तक, 1 साल, 1 वर्ष, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नाम क्या था? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, लेकिन यहाँ पे कुमार गुप्त कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन आया था? सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? तो राजराज प्रथम अगर आप लोग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने ही चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उनकी ही धरती पर पराजित कर दिया था। उस व्यक्ति का नाम था राजराज प्रथम, जो कि चोल शासक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न में आप लोगों को क्या प्रश्न पूछा गया, देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। एक प्रश्न था, किस चोल शासक ने, जी हाँ, किस चोल शासक ने गंगेकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी स्थापित की थी? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किस चोल शासक ने गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना किया था? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगाए हैं तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न आया था, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? देखिए राजराज प्रथम के द्वारा ही किया गया था। राजराजेश्वर राजराज प्रथम के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगाए हैं तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न में क्या था, किस चोल शासक को समकालीन लेखक में चोल नारायण कहा गया? चोल नारायण। तो चोल नारायण मेरे प्यारे साथियों राजधीराज प्रथम को कहा गया। किसको कहा गया? राजधीराज प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगाए हैं तो सही हो जाएगा, राजधीराज प्रथम। मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न कहाँ से चोल वंश से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों क्या वो संभल का, क्या ग्वालियर का बदायूं का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम इल्तुतमिश को ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न में क्या था, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदोज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो मेरे प्यारे साथियों इसका तरायन हो जाएगा, हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरायन कहाँ में? तराइन का युद्ध हुआ हरियाणा। कहाँ? हरियाणा, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। तराइन कहाँ में? हरियाणा में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
मेरे प्यारे साथियों 36 नंबर प्रश्न में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 36 नंबर प्रश्न क्या था? इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितने खर्च करने पड़े थे? इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? तो 1,00,000 जीतल, 1,00,000 जीतल। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, 1,00,000 जीतल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था? किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी? तो मेरे प्यारे साथियों फरवरी का महीना था, फरवरी 1229। कब? फरवरी 1229। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या था? क्वेश्चन नंबर, दिल्ली में कुबुत उल इस्लामिक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या वो बलबन था, क्या इल्तुतमिश था, क्या उनमें से एक से अधिक, क्या उनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथ दिल्ली में कुवत उल इस्लामिक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखे क्या आया था? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना गया? तो 1236 से 1266 के काल को। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों लास्ट जो प्रश्न क्या पूछे गए, देखिए किस सुल्तान के अधीन नाइब ए मुमलिकात का नया पद सृजित किया गया था? देखिए नाइब ए मुमलिकात से बहुत सारे प्रश्न, यानी 3 प्रश्न लगातार पूछे गए। तो किस सुल्तान में? तो मयूजुद्दीन बहराम शाह। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों जिनका भी अगर कॉम्बिनेशन हिस्ट्री रहता है उनका उनका ये 100% कवर होगा। नेक्स्ट जब वीडियो हम लोग लाएंगे ज्योग्राफी का, उसमें पूरे के पूरे एक्सप्लेन करके उसके प्रूफ को दिखाएंगे कि आखिर एनसीईआरटी से ही पूछे गए तो कहाँ से पूछे गए। ठीक है, अगर आप लोग टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और करेंट अफेयर्स का भी सीरीज़ हम लोग लाएंगे जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।